कि आनंद मठ के लेखक कौन है। ये जो आनंद मठ की रचना है इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी है, सरोजिनी नायडू हैं या फिर अरविंद घोष है। तो सही उत्तर के रूप में जो है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो आनंद मठ के लेखक हैं। और आनंद मठ से ही जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को जो है लिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वह महात्मा गांधी को जाता है या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को या आचार्य विनोबा भावे को जाता है या फिर राम मनोहर लोहिया जी को। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न का कि जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किए थे वो आचार्य विनोबा भावे जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। जी, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं या रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के वो अरविंद घोष है, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में जो है तीसरा नंबर प्रश्न का भी उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। ये सीवी रमन थे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे या हरविंद खुराना है या फिर अमर्त्य सेन है। तो जो प्रथम भारतीय हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी यानी रविंद्रनाथ टैगोर। इनको जो है इनकी जो रचना है गीतांजलि उसकी वजह से जो है नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था। और ये क्या बोलते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रगान जो है जन गण मन अधिनायक जय है ये इन्हीं का लिखा हुआ है तथा इनकी लिखित जो रचना है वो बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला। तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसके उत्तर की व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं चौथा के बाद पाँचवा नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। मुस्लिम लीग की तो स्थापना 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में, जो वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका है वहाँ हुई थी। उस वक्त तो ये था भारत का हिस्सा था वह, तो इस वहाँ मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसके बाद उन्होंने मुक्ति दिवस कब मनाया इससे संबंधित प्रश्न है। तो ये मुस्लिम लीग ने जो मुक्ति दिवस मनाया था यह 1939 ईस्वी में मनाया था, क्योंकि उससे पहले 1937 में जो है प्रांतीय सरकार का गठन हुआ और उसकी जब रिजाइन हुआ दिसंबर 1929 में तो इन लोगों ने मुस्लिम लीग के लोगों ने जो है उसकी मुक्ति दिवस मनाया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर छठा है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो किस घटना की जांच करने के लिए की गई थी। काल कोठरी की घटना जो ये बंगाल में घटी थी, एक छोटे से रूम में पैक कर दिया गया था अंग्रेजों को, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में घटी थी, या 1857 के विद्रोह की जांच करनी थी, या बंगाल के विभाजन की जांच करनी थी। तो हंटर कमीशन तो एक शिक्षा के लेकर के भी आया था, और ये जो हंटर आयोग है इसका गठन जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी जो अमृतसर में घटनाएं घटी थी जिसमें जनरल ओ डायर ने जो है वो गोलियां चलवाई थी, निहत्थे लोगों पर हजारों लोग मारे गए थे, तो उसकी जांच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और हंटर कमीशन ने जो है वो ऐसा कमेटी था जो माइकल ओ डायर को ही जो है वो उसने सही करार दिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है छठा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया गया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक के कील सिद्ध होगा। यह कथन किसका था। तो आंदोलन के दौरान जो है हमारे ये जो आंदोलनकारी हैं लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर बाल गंगाधर तिलक, इनमें से किन्होंने कहा था। तो इनमें से ये कथन जो है ये लाला लाजपत राय का था। आंदोलन के दौरान इन पर लाठियाँ इतनी बरसाई गई कि उससे इनकी मौत हो गई थी। तो इसी पर इन्होंने कहा था कि मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा, और वह सही भी साबित हुआ। उसके बाद जो है अंततः हमारा देश जो है स्वतंत्र भी
हुआ। ऑप्शन नंबर ए जो है 7वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन जो है वह पेशे से एक शिक्षक थे। गांधी जी के जितने भी अनुयायी थे वो डिफरेंट अलग अलग पेशे के थे, कुछ वकील थे, शिक्षक थे, तो इनमें से प्रोफेसर थे, तो इनमें से कौन जो है एन सिन्हा है, ब्रज किशोर प्रसाद है, जेबी कृपलानी है और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इस 8वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जेबी कृपलानी जी जो थे वो पेशे से एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1942 के आंदोलन में 1942 में कौन आंदोलन चल रहा था? तो उस वक्त चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया? तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ उसके अगले ही दिन जितने भी ये आंदोलन के प्रमुख नेता थे उन्हें जो है कैद करके जेल में डाल दिया गया था। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? 9वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर बनता है दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। और महात्मा गांधी जी को जो है वो पुणे में आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जयप्रकाश नारायण जो है किस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में भी जाना जाता है। तो इनका ये लोकमान्य है, लोकनायक है बाल। तो इसका 10वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि ये जो पार्टी से जुड़े थे वह था सोशलिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 10वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है कि जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है वह सोशलिस्ट पार्टी से है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो एग्जैक्ट तिथि कौन सी थी? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 या 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुई थी उसकी जो बिल्कुल सही तिथि है वह है ऑप्शन नंबर ए कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? 12वां का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा है? तो अरुणा आसफ अली का जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है या फिर असहयोग आंदोलन से है या भारत छोड़ो आंदोलन से है या स्वदेशी आंदोलन से। याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक सत्याग्रह से शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 ईस्वी में इसकी जलियांवाला बाग के कांड के बाद शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो है वो बंगाल विभाजन के पश्चात 1906 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार जितने भी ये आंदोलन है उसमें अरुणा आसफ अली का जो संबंध है वह भारत छोड़ो आंदोलन से है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 12वां नंबर क्वेश्चन का वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है का नया नाम क्या है? जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात का जो नया नाम है वह सरदार पटेल जलप्रपात है या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात है या जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात है या इंदिरा गांधी जलप्रपात है? तो इस 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर जो है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात या नर्मदा नदी पर स्थित है, तापी नदी पर या फिर इंद्रावती या चंबल नदी पर? तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए 14वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा? तो 14वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हुंड्रू का जो जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू का जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है या कावेरी नदी पर या इंद्रावती या फिर नर्मदा नदी पर? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कि हुंड्रू का जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है झारखंड राज्य में, यानी 15वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी जो जल विद्युत ये प्लांट उपस्थित है स्थित जो है यह जोग जलप्रपात, जिसे नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में जाना जाता है,
वहाँ स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए 16 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ककलोत जलप्रपात जो है यह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है। ककलोत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है 17वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि ककलोत जलप्रपात जो है वो बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 18वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय वो कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या फिर भोपाल। तो इस 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह देहरादून में स्थित है, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। यानी 18वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सर्वोत्तम चाय जो है कहाँ पाया जाता है। अधिक चाय का उत्पादन तो असम करता है, लेकिन उसमें सबसे सर्वोत्तम चाय का पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छी चाय की जो पैदावार है वो किस जगह पर होती है, उसकी किस्म की, या जोरहट में, नीलगिरी में या फिर दार्जिलिंग में या कूच बिहार। तो इसका जो सही उत्तर होगा 19वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर सी कि दार्जिलिंग में जो है वह चाय की सर्वोत्तम किस्म का उत्पादन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये नीली क्रांति जो है यह किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। यह पर्यावरण से संबंधित है या फिर कृषि से या मत्स्य उत्पादन से या नदियों की सफाई से संबंधित है। तो इसका 20वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन है, नीली क्रांति है, यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 20वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है यह 1951, 70, 75 या फिर 85 में शुरू हुआ था। तो 21वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि ऑपरेशन फ्लड जो भारत में शुरू हुआ था वह 1970 में शुरू हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड जो है इसको जाना जाता है किस रूप में, श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को ही श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। और ऑपरेशन फ्लड का जो मुख्य ये था वो दुग्ध उत्पादन के लिए, दुग्ध उत्पादन की बढ़ोतरी को लेकर के ये शुरू किया गया था। तो याद रखेंगे हम लोग, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था और ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं उसे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो राउंड रिवॉल्यूशन है वह किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है। और ज़्यादातर प्रश्न जो बनते हैं वह ग्रीन रिवॉल्यूशन से बनते हैं, हरित क्रांति से, जो खाद्य फसल खासकर गेहूं के उत्पादन से संबंधित था। लेकिन इन सबसे भी प्रश्न बनते हैं, कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम लोग को कंफ्यूज उसमें नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गोल क्रांति जो राउंड रिवॉल्यूशन है इसका संबंध किसके उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है कि राउंड रिवॉल्यूशन का जो संबंध है वो आलू के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अगर ये आप इसका आंसर कर पा रहे हैं तो आप उत्तर कमेंट करके बताएं, तथा वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका वीडियो किस तरह का लगा। साथ ही साथ अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। फसल जो है वो 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है फसल को बोने के हिसाब से। एक रबी फसल, दूसरा खरीफ फसल और तीसरा जो है वो रखा गया है एक अलग कैटेगरी जिसको जायद फसल के रूप में हम लोग जानते हैं। रबी फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा, मार्च अप्रैल में उसकी कटाई होगी। रबी फसल अभी जो सीजन चल रहा है भारत में वो रबी फसल का सीजन है। रबी फसल में मुख्य रूप से जो है वो गेहूं, मसूर, यानी गेहूं, दलहन और तिलहन ये कह सकते हैं हम लोग, जिसमें मसूर, मूंग नहीं, मसूर है, उस सरसों है, ये सारे जो गेहूं है, दलहन है और तिलहन है ये रबी फसल में आएंगे। उसके बाद फिर आएगा मौसम जो है बीज का जो मौसम होगा, अब जो मार्च अप्रैल में बोया जाएगा और मई जून में काट लिया जाएगा, ये फसल होगा जायद फसल का मौसम, जिसमें मूंग है, तिल है, तो इन सारे फसल इसमें उगाए जाएंगे। और उसके बाद जो है एक मौसम आएगा जो मई जून में बोया जाएगा और फिर अक्टूबर नवंबर में काटा जाएगा, वो फसल जो होगा वो खरीफ फसल का मौसम होगा। तो 3 रूप से जो है फसल को बांटा गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल
नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। मार्च अप्रैल में बो करके ये मई जून में उसे काट लिया जाता है। वो फसल जायद फसल है। और फिर उसके बाद जो है मई जून में जो फसल लगाया जाए और अक्टूबर नवंबर में उसकी कटनी हो, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा। तो खरीफ फसल नहीं है, तो चावल है, गन्ना है, कपास है, ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। लेकिन गेहूं जो है ये रबी फसल है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 23वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है। रेशा फसलें जो है यह जूट, गन्ना, अलसी है या फिर कपास, मक्का, तंबाकू है। तो मक्का तो रेशेदार फसलें नहीं है। या फिर सन, कपास, मक्का है। तो इसका जो या कपास, सन, जूट है, करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा कि कपास, सन और जूट ये सारे जो फसलें हैं ये रेशेदार फसलें हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। जंतुओं में जो यह रोग है फुट एंड माउथ रोग, या जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण यह रोग उत्पन्न होता है, या फिर कवक के कारण होता है, या प्रोटोजोआ है, या फिर विषाणु है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 25वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 25 का डी, यानी यह वायरस के कारण जो है, विषाणु के कारण इस प्रकार के रोग होते हैं। फुट एंड माउथ रोग जो है यह वायरस के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वह किसकी बनी होती है। कोशिका भित्ति जिसे इंग्लिश में सेल वॉल के नाम से जानते हैं, और कोशिका भित्ति जो है यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा, जो कि कोशिका को मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है। तो यह कोशिका भित्ति जो है यह किस में पाया जाता है, किस चीज़ की बनी होती है। तो यह कोशिका भित्ति जो है यह सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 26वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल के फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। जी, चावल के फसल के लिए जो जैव उर्वरक का काम करता है वो कौन सा जीव है। नील हरित शैवाल है यानी ब्लू ग्रीन एलगी है, या फिर राइजोबियम स्पीसीज है, या कवक मूल कवक है, या फिर एजेटोबैक्टर है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि जो चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करते हैं वह है ऑप्शन नंबर ए कि नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एलगी जो है यह इसका प्रमुख काम है कि जैव उर्वरक का कार्य करना। और उसके बाद जो हमारे ये है राइजोबियम बैक्टीरिया है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है यह करता क्या है कि यह जो है यह रबी फसल के जड़ों में पाया जाता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के और उसका जो है फिर मिट्टी में फिक्सेशन का कार्य करता है। तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के कार्य के लिए जाना जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि रबी फसल के जड़ों में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि वृक्षों की जो छाल है बार्क पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं। वृक्षों की जो छालों पर उगने वाले कवक हैं वह कोर्टिकोल्स कहलाते हैं, या जूफिलस कहलाते हैं, या फिर सॉक्सिकोल्स या क्रोपोफिलस के नाम से जाने जाएंगे। तो इस 28वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है कि कोर्टिकोल्स के नाम से जो है यह वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक जाने जाते हैं। 28वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। शरीर को जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है वह कौन सा उत्तक करता है। एपिथेलियम उत्तक है, या फिर पेशीय उत्तक है, या संयोजी उत्तक है, या फिर तंत्रिका उत्तक है। 29वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या है। तो 29वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाता है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी एपिथेलियम उत्तक जो है यह शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि जो है वह श्वेत ग्रंथि है, या फिर संयोजी ग्रंथि है, या वसामय उत्तक है, या रोम है। इसमें से कौन जो है हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी कि हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए जो है वह वसामय उत्तक का प्रमुख ये हाथ में इसका प्रमुख कार्य होता है हमारे शरीर को गर्म रखने का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मनुष्य की त्वचा जो है वो सबसे मोटी त्वचा
किस जगह की होती है? वो हथेली की त्वचा होती है, तलवे की त्वचा होती है, धड़ की या फिर सिर की? तो सबसे मोटी त्वचा तलवे की होती है, हम सभी जानते हैं। इसमें बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 31वां का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वह कौन सी है? कि हाथ की कोशिका है या पैर की या फिर तंत्रिका कोशिका है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका के रूप में जाना जाता है दोस्तों, यह तंत्रिका कोशिका, यानी जो है इसे नर्वस सिस्टम के रूप में जानते हैं। यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी जो है 32वां नंबर प्रश्न के लिए वो सबसे करेक्ट आंसर है। 32 का सबसे सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है कि जो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है यह तंत्रिका कोशिका के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? शरीर में जो मोटापन आता है यह किसकी अधिकता के कारण होता है? शर्करा के या वसा उत्तक के, सुक्रोज के या फिर ग्लूकोज के? तो 33वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यह वसा उत्तक के जो है फैट टिश्यू के कारण जो है यह ऐसा वसा उत्तक के कारण शरीर में मोटापन आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है 33वां नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तक का उदाहरण है? मस्तिष्क है, रक्त है, यकृत है और आमाशय है। तो मस्तिष्क, रक्त, यकृत यानी लीवर और आमाशय है, ये सभी जो है ये ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम लोग बात करें उत्तक की, तो उत्तक जो है वो मुख्य रूप से ये रक्त है जो उत्तक का कार्य के रूप में, उत्तक के रूप में जाने जाएंगे। 34वां का जो करेक्ट आंसर है यह भी ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी, 2 जनवरी, 28 फरवरी या 14 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन का कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी 35वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? जी, खेल दिवस के रूप में 22 अप्रैल मनाया जाता है या 26 जुलाई मनाया जाता है या फिर 29 अगस्त मनाया जाता है या 2 अक्टूबर मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष जो है यह 29 अगस्त मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का पैदाइश है। मेजर ध्यानचंद जी को जो है यह हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है और उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष अपने देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि शहीदी दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस जो है महात्मा गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने जब हत्या कर दिया था तो उनके सम्मान में जो है उस दिन महात्मा गांधी जी के सम्मान में हर वर्ष जो है 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे। इसका 37वां नंबर प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? भारत का जो सबसे पुराना फुटबॉल का जो टूर्नामेंट है यह रोबर्ट्स कप है, संतोष ट्रॉफी है, डुरंड कप है या फिर आईफा शील्ड है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 38वां नंबर क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर सी कि जो भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है वह डुरंड कप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है या बैडमिंटन से संबंधित है या फिर टेबल टेनिस से या लॉन टेनिस से या हॉकी से? तो इसका भी 39वां नंबर प्रश्न का भी करेक्ट आंसर जो है यह ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि जो डेविस कप है यह लॉन टेनिस से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का भी सबसे करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका भी सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? यानी रणजी ट्रॉफी का जो खेल है यह किससे संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से या फिर क्रिकेट से? तो इसका भी इसका संबंध जो है रणजी ट्रॉफी का वो क्रिकेट से है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए भी करेक्ट आंसर है। 40वां नंबर क्वेश्चन के लिए दोस्तों हम लोग एक 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस प्रैक्टिस सेट में देखे हैं, जो कि आने वाले परीक्षाओं में हमारे लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते हुए वीडियो को दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जो है इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। हम लोग मिलेंगे अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
कि कौन सा गैस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुक्त होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसके लिए आवश्यक तो सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है जल होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात यानी पौधे जब अपना भोजन बना लेते हैं उसके पश्चात जो है प्राण वायु यानी ऑक्सीजन जो है वो गैस निकलती है, मुक्त होती है, जिससे हम लोग श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। और उसी ऑक्सीजन से जब हम लोग श्वास लेते हैं तो फिर हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, क्योंकि किसी भी जंतु में जो भी जंतु है उसे ऊर्जा की प्राप्ति जो है श्वसन के पश्चात ही होती है, याद रखिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली गैस ऑक्सीजन है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि मानव में भोजन पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है। तो मानव में भोजन पाचन की क्रिया जो है यह मुख से शुरू होकर के छोटी आंत में समाप्त होती है। यानी जब हम लोग भोजन को मुख में रखते हैं, चबाना शुरू करते हैं, वहाँ से पाचन की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो मुंह से शुरू होती है पाचन की क्रिया और छोटी आंत में जाकर के पूर्ण पाचन हो जाती है। मुख के बाद जो है आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत होते हुए पाचन की क्रिया समाप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो लोहे में जंग लगने की जो क्रिया है यह एक तरह से देखिए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी है? ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन बी जो है तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा जानवर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जानवर कहिए या जंतु, जंतु से तात्पर्य ये होगा कि जिसमें जो है मनुष्य समेत सभी प्रकार के जंतु शामिल हो जाएंगे। तो जो भी जंतु है जो श्वास लेते हैं, श्वास लेने के पश्चात जो है उन्हें श्वसन की क्रिया के द्वारा ही जो भोजन ये हम लोग ग्रहण करते हैं वो टूटता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो हमें जो ऊर्जा की प्राप्ति है वो श्वसन क्रिया से होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। दोस्तों हम लोग विज्ञान, भूगोल जो है, भारतीय संविधान और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर कर रहे हैं, जो आपके कल से होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और आपकी तैयारी अगर बेहतर हुई है तो आप हमें सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि किस रोग का टीका एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया जो टीका है वो चेचक, जिसको चिकन पॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ 5वां नंबर प्रश्न का सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जलवाष्प को फिर से जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी जब हम लोग पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात पानी वाष्पित होने लगता है, उस वाष्प को पुनः जल में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है। तो वह वाष्प को पुनः जल में बदलने की जो क्रिया है संघनन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा खनिज दूध में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध का जो सेवन हम लोग करते हैं तो उस दूध में कौन सी खनिज जो है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और मैग्नीशियम है हमारे स्क्रीन पर। तो दूध में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली खनिज जो है वह कैल्शियम है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सबसे सही जवाब है। अगर आप हमसे पहले जवाब कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सवाल है कि पदार्थ की कणीय प्रकृति को सबसे पहले किसने सिद्ध किया। यानी कि किन्होंने बताया कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों का मिलकर के बना होता है। तो यह बताने का कार्य जो है सबसे पहले जॉन डाल्टन ने किया था। उन्होंने कहा था कि जितने भी पदार्थ हैं वह छोटे छोटे कणों का बना होता है, याद रखिएगा। तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो एकदम करीब करीब होते हैं, तो वह पदार्थ ठोस पदार्थ कहलाता है। ठोस पदार्थ के जो कण हैं वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं, और जो है द्रव पदार्थ के जो कण हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं।
ठोस के बनिस्बत, और जो गैस है उसके कण काफ़ी दूर दूर होते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पदार्थ को बारे में बताया। जॉन डाल्टन ने कहा था कि पदार्थ के जो कण हैं, यानी कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। ठोस के कण बिल्कुल करीब करीब होते हैं, द्रव के कण थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और गैस के कण बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अब इन कणों, 2 कणों के बीच जो आपस में एक दूसरे के करीब रहने की जो बल है उसको अंतराअनुक आकर्षण बल नाम दिया गया था। चाहे वह ठोस का हो या द्रव का हो या फिर गैस का हो, तो इन तीनों में जो करीब करीब कण आपस में एक दूसरे के पास रहते हैं, जिस बल के द्वारा, वह बल अंतराअनुक आकर्षण बल कहलाता है। और जो छोटे छोटे 2 कणों के बीच जो जगह होता है उस जगह को अंतराअनुक स्थान के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कण परमाणु में ऋण आवेशित होता है, यानी कौन सा कण परमाणु का ऋण आवेशित होता है। तो कोई भी परमाणु जो है वो 3 कणों से मिलकर के बना होता है। 3 कण कौन कौन से हैं? तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये तीनों प्रमुख कण हैं जिससे मिलकर के परमाणु बने होते हैं, जिसमें प्रोटॉन पर धन आवेशित होता है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी 9वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन जो है यह कक्षा में चारों ओर घूमता रहता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। यही कारण है कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज मिलकर के बराबर हो जाते हैं और परमाणु जो है वो उदासीन होता है। ना ही परमाणु पर धन आवेशित रहता है, न ऋण आवेशित रहता है। अगला और भी प्रश्न से बनेंगे, वो भी आप याद रखें कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। किन्होंने किया था? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, कौन? जेम्स चैडविक ने किया है। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, कौन? जे थॉमसन ने किया है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि द्रव्यमान और भार में मुख्यतः क्या अंतर होता है, यानी द्रव्यमान और भार में मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है। तो द्रव्यमान जो है वो स्थिर रहता है और भार जो है वह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। यानी अगर गुरुत्वाकर्षण का मान में बदलाव आ रहा है तो भार में बदलाव होगा। यही कारण है कि पृथ्वी पर की वस्तु का भार चंद्रमा पर केवल 1/6 रह जाता है। यानी 6 kg की वस्तु चंद्रमा पर जो है उसका भार 1 kg के बराबर होता है। वो आभासी कमी क्यों होता है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण में हुए परिवर्तन के कारण होता है। तो द्रव्यमान और भार में अंतर यह है कि द्रव्यमान स्थिर होगा और भार बदलेगा। किस पर डिपेंड करेगा? तो वह गुरुत्वाकर्षण पर डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी 10वां का सही जवाब है। सवाल है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए जो है यह किसी भी कोशिका के केंद्रक में, यानी कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर में कोशिका द्रव है और बीचों बीच में जो है केंद्रक है। तो केंद्रक के अंदर में जो है डीएनए पाया जाता है, और ये बाहर में जो है केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर, केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर में ये सारे जो हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे राइबोसोम हो या लाइसोसोम हो, ये सारे पाए जाते हैं। और डीएनए जो है वो केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भूभाग का लगभग कितना % है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4% है भारत का कुल क्षेत्रफल। याद रखिएगा, भारत जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रसिया है। रूस के बाद जो है 6 और भी बड़े देश हैं, जैसे चीन है, अमेरिका है, अफ्रीका है। ये सारे देश जो है कनाडा है, ब्राज़ील है, ये सारे देश भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चाइना के बाद दूसरा बड़ा देश है। हालांकि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा
जो है जनसंख्या वाला देश है, लेकिन यह आंकड़े साफ हो जाएंगे जब अगले वर्ष जो है, चूँकि 2011 के बाद भारत में किसी प्रकार की जनगणना अभी हुआ नहीं है, 2026 में जाति आधारित गणना पूरे भारत में होने हैं, तो उसके जब आंकड़े 27-28 में आएंगे तो फिर उस वक्त क्लियर हो जाएंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है जनसंख्या वाला देश भारत है या फिर अभी चाइना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत का विस्तार कितने अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बीच है। जो भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, जब आप भारत के मैप को देखेंगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी के पास जो है 8 डिग्री 4 मिनट है, और इस प्रकार जो है गुजरात होते हुए जो है भारत का देश, मैप सही नहीं बन पाया है, यहाँ कश्मीर में 37 डिग्री 6 मिनट है। फिर ये अक्षांशीय विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। उसी प्रकार गुजरात में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अक्षांशीय रूप से भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। अक्षांशीय रूप से भारत का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और देशांतरीय रूप से कितना है? तो देशांतरीय रूप से है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के बीच भारत का विस्तार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमालाएं किस क्षेत्र में स्थित है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा की जो पर्वतमालाएं हैं यह मध्य भारत में स्थित है। अर्थात ऑप्शन बी जो है 14वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी। इसी बांध के निर्माण के क्रम में नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चला था। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। दोस्तों हम अभी जो है विज्ञान के बाद भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एनसीईआरटी की किताबों से तैयार किए गए हैं वो अभी कवर कर रहे हैं। हम इसके बाद जो है भारतीय संविधान इतिहास के प्रश्नों को भी कवर करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिए और आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें जो है ये भेज सकते हैं, सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सुंदरवन डेल्टा में कौन से पेड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा जो है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो ये है संयुक्त धारा है जहाँ पर गिरती है वहाँ पर जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण है मुहाने पर। तो उस वहाँ पर जो है मुख्य रूप से मैंग्रोव वन जो है पाए जाते हैं और इसी मैंग्रोव जिसको जो है सुंदरी वृक्ष के रूप में जानते हैं के कारण जो है उसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। ऑप्शन सी सही जवाब है। सवाल अगला है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से जुड़ा था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह सरदार सरोवर बांध परियोजना से जुड़ा हुआ है, यानी 17वां का ऑप्शन डी इसका सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि रब्बी फसलें कब बोई जाती है? रब्बी फसलें जो हैं ये 18वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि रब्बी फसलें प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के महीने में काटी जाती है। रब्बी फसलें का समय क्या है? अक्टूबर नवंबर बोने का, और कटने का समय क्या है? मार्च अप्रैल। उसी प्रकार खरीफ फसल के लगने का अभी समय है जून जुलाई। अभी जो है धान की रोपनी हो रही है और मक्के की खेती हो रही है। ये सारे खरीफ फसल है जो बरसात के मौसम में बोए जाते हैं और फिर जो है ठंडी शुरू होने से पहले काटे जाते हैं। तो ये अभी खरीफ फसल का मौसम है। और जो है जो अक्टूबर नवंबर में बोए जाएंगे, मार्च अप्रैल में काटे जाएंगे, वो होंगे रब्बी फसल। और उसके पश्चात जो है ये मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं और जून जुलाई में काट लिए जाते हैं। रब्बी खरीफ के बीच में वो जायद फसल जिसको जो है मूंग है, मड़ुआ जिसको जानते हैं रागी के नाम से, तो ये सारे जायद फसल हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे लंबी रेलवे लाइन किसके बीच है? जो भारत में अभी वर्तमान में रेलवे लाइन चल रही है वह रेलवे लाइन सबसे लंबी जो दूरी तय करने वाली रेलवे लाइन है वो डिब्रूगढ़ असम के कन्याकुमारी तक जाने वाली है। जो विवेक एक्सप्रेस एक ट्रेन है
विवेक एक्सप्रेस जो सबसे लंबी दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण का जब कार्य चल रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हुए हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और पूरी संविधान सभा की जो कार्यवाही चली है उसकी अस्थाई अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए हैं, याद रखिएगा। लेकिन उसमें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल जो है किसे घोषित करता है? तो जब हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं को पढ़ते हैं तो याद होगा आपको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, तो यहाँ पर उसमें लोकतांत्रिक गणराज्य की भी बात होती है। उसके बाद जो है हम समाजवादी बात भी करते हैं, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, संप्रभुत्व है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य, इन सारे विषयों पर चर्चा होती है। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसको हम लोग आत्मा कहेंगे, इनमें ये सारी बातें समाहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना? तो शिक्षा का अधिकार जो है आज के डेट में मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार ही नहीं बल्कि शिक्षा देने का मौका फराहम करना ये मूल कर्तव्य है। हर गार्जियन का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा देने का मौका फराहम करे। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जहाँ पर सरकार जो है यह कोशिश करती है। हालांकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी ही। अब जो है 0 से 14 कह सकते हैं, क्योंकि 0 से 3 तक जो है वो आंगनवाड़ी बाल वाटिका से पूर्व के बच्चे होते हैं, उसकी भी देखरेख आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा किए जाते हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो है बाल वाटिका या आंगनवाड़ी केंद्र पर जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जुड़ते हैं। धीरे धीरे वो आने जाने और विद्यालय से जुड़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर 6 से 14 तक की उम्र में जो है बच्चे यहाँ पर पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते हैं, जहाँ उन्हें भोजन और जो है यूनिफॉर्म सारे गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो एक तरफ शिक्षा का अधिकार जो है बच्चे का मौलिक अधिकार है, वहीं दूसरी ओर उसकी गार्जियंस और जो सरकार का मूल कर्तव्य है कि उन बच्चों को शिक्षा के लिए जो है अवसर प्रदान करें। तो शिक्षा का अधिकार दोनों है, यानी कि वह मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है। अधिकार बच्चों के लिए है और कर्तव्य जो है वयस्क के लिए है। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ है कि एक अधिकार और कर्तव्य यहाँ दोनों निर्धारित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए याचिका दायर कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में वह अपने मौलिक अधिकार के लिए जा सकता है। तो यह है अनुच्छेद 32, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस पर संज्ञान ले सकता है। अगर उसे लगता है कि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार की हनन हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः भी संज्ञान लेता है। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो मूल संविधान हमारा निर्माण हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिसे एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो उस संविधान में कहीं मूल कर्तव्य का जिक्र नहीं था। मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 1976 में, वो भी सरदार सरवन सिंह समिति की सिफारिश पर। याद रखिएगा कब जोड़ा गया है मूल कर्तव्य? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया है सरदार सरवन सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये जोड़ा कहाँ गया है? भाग 4 में। और अनुच्छेद जो है 51A, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। याद रखिएगा
11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 निर्धारित थे, लेकिन शिक्षा के अधिकार को 2002 में जोड़ करके अब उसी में 11 मूल कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी भारत में राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, जनता डायरेक्ट वोट करके राष्ट्रपति नहीं चुनते हैं। जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे राज्य विधानसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, तो ये सारे लोग मिल करके जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का कौन सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। तो भारत का जो अनुच्छेद है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो 26वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी है कि अनुच्छेद 25 जो है वह धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत का राष्ट्र का अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। राष्ट्र सभी धर्मों का सम्मान करेगा। सभी धर्म के लोगों को यह आज़ादी प्राप्त होगी कि वह बिना किसी दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत करते हुए अपने धर्म को अपने रीति रिवाज के मुताबिक, अपने धार्मिक रीति रिवाज के मुताबिक अपने धर्म को मना सके। याद रखिए, राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं, हर धर्म का लोग इस बात के लिए स्वतंत्र है कि बिना अपने धार्मिक जो उनके आयोजन होंगे उससे बिना दूसरे धर्म के लोगों के भावनाओं को आहत करते हुए अपने धर्म को अपने रीति रिवाज के मुताबिक मना सके। यही धर्मनिरपेक्षता है। ऐसा नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता जो है सभी लोग सभी धर्म के लोगों को के त्योहारों को मनाए या सभी धर्मों पर चले। तो सब अपने अपने धर्म को मनाएंगे और दूसरे की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे, और राष्ट्र जो है किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करेगा। ये धर्मनिरपेक्षता है। अगले सवाल है कि संविधान में पहली बार समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़े गए। तो मूल संविधान में ये शब्द नहीं थे, क्योंकि हमारा जो मूल था वो इस पर ही निर्भर था, लेकिन बाद में इन्हें लगा कि नहीं, इसे भी जोड़े जाने की आवश्यकता है, तो इसे पुनः जो है 27वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर है कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, हम अभी पीछे भी आपको इस प्रश्न पे चर्चा किए हैं कि ये शब्द जो है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का जो चर्चा है वो 12 से 35 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है वह समानता के अधिकार का चर्चा किया गया है। उसके बाद जो है फिर 19 से 22 तक जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। टोटल कितने मौलिक अधिकार? पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, बाद में एक अधिकार को संशोधन के द्वारा खत्म किया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन करता है। तो अस्पृश्यता को समाप्त करना यानी छुआछूत का उन्मूलन जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है इस बात की वकालत करता है कि भारत का एक भी नागरिक जो है किसी भी आधार पर अछूत नहीं माना जाएगा, चाहे वो धार्मिक रूप से हो, चाहे वो जाति आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, तो किसी भी आधार पर किसी भी नागरिकों के साथ छुआछूत जैसी भावनाएं नहीं की जाएगी, चाहे उसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग आधारित किसी भी प्रकार का कोई भी छुआछूत की बात जो है भारतीय संविधान नहीं करता है। अस्पृश्यता के जो है उन्मूलन के लिए अनुच्छेद 17, और अगर कोई इस प्रकार की भेदभाव करता है तो सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेगा, और नहीं तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो नागरिक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं 2023 तक, यानी वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है 448 अनुच्छेद है। कितने हैं? 448 अनुच्छेद है। मूल संविधान जो बना था 26 नवंबर 1949 को, उसमें 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 थे। अभी वर्तमान में 448 है। संशोधन के द्वारा जो है ये 53 अनुच्छेद अब तक बढ़े हैं, और मूल संविधान में 22 भाग था
और जो है 8 अनुसूचियाँ थी। अभी जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं। याद रखिएगा, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, 25 भाग है और 448 अनुच्छेद है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है हमारे स्क्रीन पर कि जर्मनी का एकीकरण किनके नेतृत्व में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग जो है इतिहास के प्रश्नों की तरफ आए हैं। हम यहाँ से अगला इतिहास का सेट देखेंगे, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। सवाल है कि जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण है यह मुख्य रूप से बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे फिर एक बार कहेंगे कि आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और आप हमें सुपर थैंक भेज करके एनक्यू स्टडी की टीम को जो है आप मदद कर सकते हैं। सवाल है कि फ्रांस में क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो फ्रांस के राजा लुई 16वां के विरुद्ध 1789 में यह फ्रांस की क्रांति हुई थी। यह यूरोप के राष्ट्रवाद में पहली क्रांति थी। इसके पश्चात जो है संपूर्ण यूरोप में क्रांतियाँ हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है यह 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। कब तक चला था? 1914 में शुरू होकर के 1918 तक चला था। इस विश्व युद्ध की समाप्ति में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी और जर्मनी के साथ जो है वर्साय की संधि हुई और वर्साय की संधि में जर्मनी पर विभिन्न प्रकार के जो है ये लगाए गए थे, प्रतिबंध लगाए गए थे, जो समझिए कि वर्साय की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज रोपा था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ छल किया था। उन्होंने कहा था कि जब हम यानी मित्र राष्ट्र जिसमें अंग्रेज शामिल थे, ब्रिटिश शामिल था, कहा कि अगर विजयी होगा तो हम जो है भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इसलिए गांधी जी उस वक्त अंग्रेज़ों के प्रति नरम रवैया रखे थे। गांधी जी को भी छल किया गया था उस वक्त। तो गांधी जी को लगा कि सच में ये हमारे साथ जो हैं जब ये विजयी होंगे तो हमें स्वतंत्र कर देंगे और ये गांधी जी नरम रवैया रखे थे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है नाइटहुड की उपाधि, ये कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दिया, जो बाद में 1919 में जब जलियांवाला बाग हुआ तो गांधी जी उसे लौटा दिए थे। सवाल है अगला कि चोल शासक कौन सी भाषा में अभिलेख लिखवाते थे। तो चोल साम्राज्य जो है दक्षिण भारत में हुआ है। चोल शासक अपना सभी अभिलेख जो है तमिल भाषा में लिखवाते थे। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत का भारत में शासन रहा है। कब से? 1206 से लेकर के 1526 तक, जिसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के रूप में जाना जाता है। हालांकि मोहम्मद घोरी का ये गुलाम रहा, तो गुलाम वंश का पहले स्थापना हुआ है, उसी को ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना, जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के रूप में जाना जा रहा है, 1206 ईस्वी में हुआ। और उसके बाद ये अलग अलग वंश, गुलाम वंश, उसके बाद जो है खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश जो है ये शासन किए हैं और लास्ट में लोधी वंश का शासन रहा है। लोधी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी को 1526 में बाबर ने पानीपत में हरा करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। तो ये 1206 से 1526 का जो शासनकाल है यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासनकाल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि इल्तुतमिश की बेटी कौन थी जिसने शासन किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश शासन किया। उसके बाद जो है इनकी बेटी रजिया सुल्ताना हुई है जो शासन की थी। तो ये जो है पहली भारतीय महिला शासिका के रूप में रजिया सुल्तान का नाम आता है। यह इल्तुतमिश की बेटी थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि बाबर किस युद्ध में विजयी हुआ। तो हम अभी आपको पिछले प्रश्नों में इस बात को कहे हैं कि बाबर जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत में दिल्ली सल्तनत की सत्ता को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। वो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि गोलकुंडा किस लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडा जो है, जो कि आधुनिक ये आंध्र तेलंगाना राज्य में स्थित गोलकुंडा है, तो यह
उस वक्त जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सॉरी हाँ, गोलकुंडा जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट सवाल के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों का जो है सबसे पहले कौन आया। तो भारत में जितने भी यूरोपीय कम आए हैं, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल, अंग्रेज, तो उसमें सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि पुर्तगाल आया था 1492 में जो है। वास्को डी गामा 1492 में चला था, खोज किया था अमेरिका का कोलंबस, जो भारत के लिए ही निकला था। लेकिन 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया। कब? 1498 में, जो पुर्तगाल का था। और जो है यह कहाँ पहुँचा था? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर जो है सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा वास्को डी गामा जो है ये आया था, जो पुर्तगाली था। सवाल अगला और अंतिम है इस सेशन का कि भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम नृत्य जो है यह संबंधित है तमिलनाडु राज्य से। कि कौन सा जीव केवल एक कोशिका से बना होता है, यानी वैसा जीव कौन सा है जिसका शरीर जो है एक कोशिका का बना है। कोशिका हम सभी जानते हैं कि शरीर की जो जंतु है या पादप है उसकी सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोशिका का काम शरीर को संरचनात्मक ढंग से ये प्रदान करना भी है और क्रिया को अंजाम देना भी है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, फिर जो है उसका जो है अवशोषण होता है, निष्कासन होता है, ये सारा काम कोशिका के द्वारा ही होता है। और शरीर को जो संरचना प्रदान करता है यह भी काम कोशिका का है। तो यह एक कोशिका वाला पूछा जा रहा है जीव। तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो केवल एक कोशिकीय जीव है, यानी उसके शरीर का निर्माण एक कोशिका से हुआ है। उसी एक कोशिका की मदद से वह अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, उसी एक कोशिका से वह भोजन का पाचन करता है, फिर उसी से वह प्रजनन करता है और उसी से जो है वह पचे हुए भोजन के बचा अवशिष्ट जो है वो बाहर निकालता है। यह सारा काम अमीबा केवल एक कोशिका से करता है। बाकी जो मनुष्य है या अन्य जंतु है, अमीबा और पैरामीशियम को छोड़ करके वो सभी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है कि कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। दोस्तों, कोशिका जो है वो सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है उसको कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का। उसके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और बीच में जो है कोशिका का केंद्रक होता है और फिर ये केंद्रक झिल्ली से बना होता है। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर जो है जो एक द्रव होता है जिसको जो है कोशिका द्रव के नाम से जानते हैं। तो ये कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। वहीं पादप कोशिका जो होता है उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कोशिका भित्ति के नाम से, जो कि केवल पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे की कोशिका में पाए जाते हैं। बाकी जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसको कठोरता प्रदान करने के लिए वो जरूरी होता है। और कोशिका भित्ति जो है वो या बाहरी सबसे कोशिका झिल्ली के बाहरी आवरण है। उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली होता है। फिर उसके अंदर जो है कोशिका के जो अंग हैं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे पाए जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के ये तीन मौलिक कण हैं। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक चार्ज होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। वहीं प्रोटॉन पर जो है वो धनात्मक चार्ज होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है और शून्य यानी कोई चार्ज नहीं वह न्यूट्रॉन पर होता है। न्यूट्रॉन पर शून्य चार्ज होता है। इस प्रकार तीसरा का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। चौथा नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है। जी हाँ, पाचन तंत्र का जो सबसे लंबा अंग है चौथा नंबर प्रश्न के लिए वो है ऑप्शन सी के छोटी आंत जो है वो पाचन तंत्र का सबसे
लंबा अंग है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम एक एक प्रश्नों को आपको उसके उत्तर के व्याख्या के साथ जो है बताते चलेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली में मुख्य अंग कौन सा है, यानी मनुष्य के शरीर में सभी अंगों में रक्त को पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है। तो रक्त पर जो संचार का काम है वो काम होता है हृदय का, यानी हार्ट का, जो कि 4 कोष्ठीय होता है मनुष्य का हार्ट। 2 अलिंद और 2 निलय जो है, एक बायां अलिंद बायां निलय और फिर दायां अलिंद दायां निलय रक्त, ये मनुष्य के रक्त ये में हृदय में पाए जाते हैं, जो कि रक्त परिसंचरण का मुख्य केंद्र है। यहाँ से जो है सारे रक्त को पंप किया जाता है जो शरीर के अन्य हिस्सों में पहुँचते हैं। फेफड़ा जो है इसका काम है कि नाक द्वारा लिए गए वायु से ऑक्सीजन को शोषित करके फिर रक्त में मिला करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। फिर जो हार्ट है, हृदय है, वो उसको पंप करता है और पूरे शरीर में पहुंच जाता है। गुर्दा का काम है कि डायलिसिस करता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे छानता है। और तो इस प्रकार जो है ये चारों हमारे अंग हैं, इसका अलग अलग कार्य है। यकृत जो है या लीवर जिसको कहते हैं, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गति का एसआई मात्रक क्या है। गति जो है कि एसआई मात्रक होगा, गति की परिभाषा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें गति बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। गति का क्या होता है कि दूरी बटा समय, यानी प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति के नाम से जानते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। अर्थात दोस्तों जो गति का एसआई मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि न्यूटन का जो द्वितीय गति नियम है वह किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वह संबंधित है F = मास इंटू एक्सीलरेशन से, यानी द्रव्य ये बल बराबर जो है द्रव्यमान गुणित त्वरण से संबंधित है। तो इसके लिए 7वां का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो के अंत में ज़रूर बताएंगे कि जो है आपने अब तक जो है कितने प्रश्नों को टोटल सही किया है, ताकि इससे हमें अंदाज़ा ये मिल सके कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसी वस्तु पर कार्य तभी होता है जब। तो जब हम किसी वस्तु पर कार्य को परिभाषित कैसे करेंगे, तो विज्ञान जो है कार्य को और ग्रामर कार्य को अलग अलग तरह से परिभाषित करता है। ग्रामर का कहना है, जब आप व्याकरण पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, तो उसमें कहा जाता है कि सबसे सिंपल पहचानने का तरीका होता है कि जिस शब्द के अंत में ना लग गया वो कार्य है, जैसे खाना, सोना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ये सारे जो है एक्शन वर्ड है, यानी इससे सबसे जो है कार्य के होने का बोध हो रहा है। जैसे हम लोग लिख रहे हैं बैठ करके, तो यहाँ पर जो साइंस है इसका कहना है कि कार्य वर्क जो है यहाँ पर यह तभी होगा जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे और बल लगाने की वजह से उसमें कुछ विस्थापन आए तो कार्य होगा। यानी कि अगर हम बल लगा रहे हैं और कोई विस्थापन नहीं है, कोई गाड़ी रोड पर खड़ी है, हम कंटिन्यू पूरे 1 घंटा से उसको बल लगा रहे हैं, लेकिन वो गाड़ी जो है 1 इंच आगे पीछे नहीं हो पा रहा है, यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। भले हम कितना भी न्यूटन का बल लगा लें, हमारी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, ऊर्जा हमारा खपत हो जाएगा, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। हम बोझ लेकर के सर पे रख करके खड़े हैं, चाहे हम कितने देर भी खड़े रहें, उससे हमारे ऊर्जा का कितना भी ह्रास हो जाए, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। तो कार्य विज्ञान में तभी परिभाषित होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से उसमें कुछ विस्थापन आता है, यानी कुछ चेंजिंग आता है, तो वह कार्य कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कैलोरी और किलो कैलोरी इसके अन्य मात्रक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की जो इकाई है, ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ऑप्शन इसका 10वां नंबर प्रश्न का सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नेक्स्ट है हमारे स्क्रीन पर कि प्रकाश की किरण वायु से जल में जाने पर मुड़ती है, यह किसका उदाहरण है। तो प्रकाश की किरण वायु से जब जल में जाती है तो वायु जो है वो
थोड़ा सा विरल माध्यम है, वहीं उसके विपरीत जो है जल उससे घना माध्यम है। तो जब भी प्रकाश की किरण वायु से जल में या फिर जल से कांच में जाती है तो इस प्रकार जो है वो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यानी कि विरल माध्यम से, जैसे हवा विरल माध्यम है, उससे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और यह घटना जो है अपवर्तन कहलाता है, यानी रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी सही जवाब के रूप में उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम है, तो उसका भार क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो भार जो है वो न्यूटन में निकलता है। G = 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो हम लोग इसको 9.8 गुने 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 98 न्यूटन। कितना आ जाएगा 98 न्यूटन उसका भार होगा। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है 10 किलोग्राम है तो उसका भार कितना होगा 98 न्यूटन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में क्या होता है। तो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो चंद्रमा पर कोई वस्तु है, तो चंद्रमा पर जो वस्तु होगा उसको पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका भार बढ़ जाएगा। या फिर इसको उल्टा समझिए कि अगर कोई पृथ्वी की वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में कमी आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा की तुलना में पूछा जा रहा है तो चंद्रमा की तुलना में अधिक होगा। यानी कि अगर कोई 6 केजी का वस्तु है पृथ्वी पर, वो चंद्रमा पर केवल 1 केजी का रह जाता है। यानी चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना हो जाता है 1/6 हिस्सा उसका भार रह पाता है। ऑप्शन यहाँ ये याद रखिएगा आप कि उसी हिसाब से आप कम और ज़्यादा करके प्रश्न अगर आए तो बना सकते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि यहाँ पर पृथ्वी पर 30 केजी है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर उसका वजन 5 केजी हो जाएगा। या इसी के विपरीत पूछे कि कोई वस्तु चंद्रमा पर 5 केजी है तो पृथ्वी पर, तो वहाँ पर आप गुना कर देंगे कि 30 केजी हो जाएगा वजन। अगला सवाल है कि नए राष्ट्रों का निर्माण किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान के बाद अब जो प्रश्न आए हैं यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। इसके बाद भूगोल और जो है विविध प्रकार के प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे ताकि परीक्षा में आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए राष्ट्रों का निर्माण किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो नए राष्ट्रों का निर्माण जो है ये मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 ईस्वी में फ्रांस में लुई 16वां के विरुद्ध हुआ था, उसी क्रांति का परिणाम था। जगह जगह नए राष्ट्र के निर्माण हुए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस संधि ने जर्मनी को दंडित किया। तो प्रथम विश्व युद्ध सबसे पहले ये जानिए कि 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कडिक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो उसकी हत्या के बाद सेराजेवा हत्याकांड के बाद जो है, जो कि सेराजेवा में हत्या हुआ था, उसके बाद ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ये 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसकी समाप्ति जो है वर्साय की संधि के साथ होती है। वर्साय की संधि जर्मनी के ये मित्र राष्ट्र जो विजयी रहे थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो इन्होंने वर्साय की संधि जर्मनी के साथ किया और इसमें जर्मनी को बुरी तरह दंडित किया था। जर्मनी को सेना रखने पर प्रतिबंध लगाया, वायुसेना जर्मनी की वायुसेना को ख़त्म कर दिया और भी जर्मनी के जो है अलग अलग उपनिवेशों पर कब्जा किया गया था। तो इससे जो है यह जर्मनी अपने आप को इसको जो है ये अपमानजनक संधि माना और वर्साय की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया था, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि किसे भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। ऑप्शन सी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास बसी हुई सभ्यता है, इसकी खोज 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था और उस वक्त जो है रेलवे का काम चल रहा था। और इसके मेन जो ये जाने जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो अलेक्जेंडर कनिंघम जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि स्नानागार जो हड़प्पा के जो स्थलों से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, यानी विशाल स्नानागार मिले हैं, यह किस स्थल से मिला है। विशाल स्नानागार जो मिला है यह मोहनजोदड़ो से मिला है, यानी इसका ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर है। मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। वहीं कालीबंगन जिसका अर्थ जो है काले रंग की चूड़ी है। लोथल जो है यह गुजरात में स्थित था। भोगवा नदी के तट पर स्थित एक नगरीय हड़प्पा सभ्यता का ही अंश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है
कि अकबर के 9 रत्नों में से थे। तो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से मुख्य रूप से जो है, जो हमारे स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा है, अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक कफूर, अमीर खुसरो और जो है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अब्दुल रहीम खान खाना थे। मलिक कफूर जो है यह गुजरात विजय के पश्चात जो है ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको लाए थे वहाँ से बंदी बना करके। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उसका मुख्य सेनापति हुआ। जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ तो मलिक कफूर जो है उसका मुख्य सेनापति रहा। अमीर खुसरो कवि रहे हैं और फिरोज शाह तुगलक जो है यह तुगलक वंश के शासक हुए हैं। तो ये तीनों जो है अकबर के दरबार के 9 रत्न नहीं है। अकबर के दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना थे, उसके बाद जो है ये बीरबल थे, फिर जो है राजा टोडरमल, ये सारे लोग जो है उनके दरबार में ये रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है इसका श्रेय जाता है ये हरिहर और बुक्का को। ये 2 भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए हैं। यानी 20वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सबसे सही जवाब है। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित किया। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई है यह भारत से बाहर सिंगापुर में किया गया था। यानी ऑप्शन इसका डी 21वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल में अगर ग्रहों की बात की जाए तो ये सूर्य के सबसे निकट भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है, जिसको बुध ग्रह के नाम से जानते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे अगर बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो वह बृहस्पति ग्रह है। अब अगर बात की जाए पृथ्वी की तो पृथ्वी जो है आकार के हिसाब से 5वां बड़ा ग्रह है। कौन सा बड़ा ग्रह है? 5वां बड़ा ग्रह है। और अगर पृथ्वी सूर्य के निकट की बात की जाए तो बुध और शुक्र के बाद पृथ्वी की स्थिति तीसरे नंबर पर है सूर्य से करीब में। तो ये करीबी सूर्य से करीब के हिसाब से तीसरा ग्रह है और अपने आकार में जो है यह 5वां बड़ा ग्रह है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भूमध्य रेखा की अक्षांशीय स्थिति क्या है। यानी जब आप पृथ्वी का ग्लोब पढ़ेंगे तो ग्लोब पर जो ये उत्तर दक्षिण ऊपर का हिस्सा उत्तरी ध्रुव, नीचे का हिस्सा दक्षिणी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। वहीं जब आप ये उसको जो है उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाओं से खींचेंगे तो बीचों बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश होता है उसको जो है भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। और 90 डिग्री उत्तर को जो है उत्तर ध्रुव कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। इसी के विपरीत 23.5 डिग्री उत्तर को जो है कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और 66.5 डिग्री उत्तर जो है यह ये उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियां कौन सी है। दोस्तों विज्ञान और इतिहास के बाद अभी हम भूगोल के प्रश्न देख रहे हैं और भी विविध प्रकार के प्रश्न को हम इस सेट में देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप सुपर थैंक्स के जरिए जो है चैनल को हमारे मोटिवेट कर सकते हैं। अगला सवाल है 24वां कि पृथ्वी की 2 प्रमुख गतियाँ क्या है। पृथ्वी की जो 2 प्रमुख गतियाँ हैं वह है पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है घूर्णन गति, जिसको पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। और एक गति है परिक्रमण गति, जिसको पूरा करने में पृथ्वी को 1 वर्ष कहिए, 12 महीना कहिए या फिर 365 दिन का समय लगता है। तो ये ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि 2 गति है घूर्णन जो अपने अक्ष पे घूमती है, जिसके कारण घूर्णन गति के कारण रात और दिन की घटना होती है। और परिक्रमण गति के कारण जो है ऋतु में बदलाव आता है, यानी शरद ऋतु, गर्म ऋतु, वर्षा ऋतु, जो अन्य प्रकार की ऋतुएं हैं ये सारी ऋतु परिक्रमण गति के कारण होती है। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी की परिक्रमा से क्या होता है। तो पृथ्वी की परिक्रमा से अभी हम आपको बताए हैं कि ऋतु में परिवर्तन होता है, मौसम में चेंजिंग आता है। ऑप्शन बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है यह मुख्य रूप से ये पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, यह हमेशा जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काटती है। ऑप्शन सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है।
तो भारत की जो स्थिति है यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, बल्कि जो विश्व का अधिकांश देश है, ऑस्ट्रेलिया और ये दक्षिण अमेरिका और कुछ दक्षिण अफ्रीका का हिस्सा छोड़ करके, तो लगभग जो है 80% विश्व जो है वो उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में हर वर्ष 21 जून को सबसे बड़ा दिन यानी सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, वो 21 जून की तिथि होती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन बी 27वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का झुकाव कितनी डिग्री है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस उपकरण से दिशाओं का पता लगाया जाता है? जी हाँ, दिशा का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? तो हम लोग दिशा का पता लगाने के लिए कंपास का यूज करते हैं। कंपास में एक बार मैग्नेट होता है जिसको जो है क्षण चुंबक के नाम से जानते हैं, जो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है। उसकी जो सुई होती है कंपास की जो निडिल जिसको कहते हैं, तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर के रुकता है। तो उसका जो मेन सिरा होता है वो उत्तर होता है, उसके विपरीत दक्षिण होता है। फिर उससे हम पूर्व पश्चिम का पता लगा लेते हैं। तो ये किससे लगाया जाता है? कंपास से। थर्मामीटर से ताप की माप करते हैं हम लोग, डॉक्टरी थर्मामीटर से शरीर का तापमान मापते हैं, और जो प्रयोगशाला में थर्मामीटर यूज होता है उससे जो है हम लोग ये ताप मापते हैं। बैरोमीटर है जिससे वायु दाब की माप की जाती है। टेलीस्कोप दूरबीन है जिससे हम दूर स्थित वस्तुओं को करीब करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि मानचित्र में पहाड़ी को दर्शाने के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है? दोस्तों, हम लोग जो प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं ये सारे प्रश्न जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से तैयार किया गया है, इसलिए आप इन प्रश्नों को हल्के में ना लें। ये सारे प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में। ये सवाल है कि कौन सी पहाड़ी को जो है दर्शाने के लिए है? तो भूरा रंग है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अक्सर दिवस में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून की तिथि को मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर ऑप्शन बी के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल जो है योगा डे, तो ये योग दिवस प्रत्येक वर्ष अब जो है 21 जून की तिथि को मनाया जाता है। जून के महीने में 5 जून की तिथि को क्या मनाते हैं? तो 5 जून की तिथि को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 1 मई को जो है मजदूर दिवस मनाते हैं, और 31 अक्टूबर को जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती या फिर जो है उसमें एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है 28 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व जल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो उसमें ये तिथि महत्वपूर्ण हो जाता है कि 22 मार्च की तिथि को विश्व जल दिवस और उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 2 दिवस जो है 22 मार्च की तिथि को मनाया जाता है। अभी पिछले प्रश्न में आपको कहे हैं कि 5 जून को जो है ये पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। आप हमारे साथ याद करते चलिए ताकि आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। नेक्स्ट सवाल है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है यह 26 नवंबर की तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को अंगीकृत किया था। तो 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हम लोग इतिहास, भूगोल, विज्ञान और जो है विविध प्रकार के प्रश्नों को देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा और परीक्षा में इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब के बगल में आप मेंबर बन सकते हैं, और आपको अगर क्लास पसंद आ रहा है हमारा तो आप हमें सुपर थैंक्स भेज करके हमारी जो है हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सवाल है कि जन गण मन के किसने लिखा था, यानी जन गण मन जो है ये लेखक कौन है? तो जन गण मन के जो लेखक हैं ये है जो हमारा राष्ट्रगान, इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और ये 2 राष्ट्र के लेखक हैं, एक हमारा देश भारत जिसके लेखक जनगण मन के लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर है, दूसरा है बांग्लादेश जिसका जो राष्ट्रगान है अमार सुनार बंगला, उसके भी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ही है। इन्होंने ही महात्मा गांधी को महात्मा कहा था।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गणित में पाई, जब आप गणित बनाते हैं तो पाई का मान लगभग कितना होता है। तो पाई का मान वैसे तो जो है 22/7 लिखा जाता है, 22/7 22/7 के रूप में जानते हैं, लेकिन जहाँ पर ये मान आपको नहीं दिखे वहाँ आप 3.14 3.14 पाई का मान याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क, क्योंकि ये जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो जानिए कंप्यूटर से रिलेटेड भी प्रश्नों को क्योंकि पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर जो है ये इसका मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पूरा नाम क्या है सीपीयू का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। ये दिमाग है, ये कंप्यूटर को जो भी कमांड दिए जाते हैं यही प्रोसेस करता है। कीबोर्ड माउस जो है यह इनपुट डिवाइस है, यानी इसके जरिए हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, कोई काम करने के लिए बताते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन? कीबोर्ड और माउस। और मॉनिटर जो है यह आउटपुट डिवाइस है, ये भी पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस कौन है? कीबोर्ड माउस है। आउटपुट डिवाइस कौन है? मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारा आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर की खोज जो है वो चार्ल्स बैबेज ने किया था, जिसको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। किनको? चार्ल्स बैबेज को। किनको कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा जा रहा है। तो भारत चूँकि पहला उपग्रह है यहाँ पर, तो कृत्रिम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 जो है मिशन में लैंडर का नाम क्या था, यानी किस लैंडर से चंद्रयान 3 मिशन को भेजा गया था। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था और यह चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग किया, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त की तिथि को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम लोग जो है इस सेट के 40 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रकाशक है, संपादक है, मुद्रक है और पाठक है, ये सभी एक अखबार से संबंधित लोग हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि जहाज कप्तान से संबंधित है, यानी जहाज की कप्तान जो है वो उड़ान भरता है, तो उसी प्रकार से अखबार, तो चूंकि जहाज को कप्तान ये उड़ान भरता है तो अखबार के लिए हो जाएगा कि संपादक, चूंकि संपादक जो है वो खबर लाता है और संपादक उसमें खबर लिखने का कार्य करता है, यानी अखबार के मुख्य रूप से जो है संपादक हो जाएगा। अगर जहाज के साथ यात्री रहता कि जहाज जैसे यात्री से संबंधित है तो अखबार, तो फिर वहाँ पे यात्री चूंकि जहाज में यात्रा करता है, उपभोक्ता है, तो वहाँ पे अखबार के साथ फिर पाठक जुड़ता। तो यहाँ रीजनिंग हमें यही बताता है कि किससे किसकी संबंध है, यानी अपनी तर्क शक्ति को मजबूत करने का ये प्रदान करता है हमें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मोची जैसे चमड़ा से संबंधित है उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे है, यानी यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हैं उसमें कौन सा शब्द आएगा। तो चूंकि मोची जो है वह चमड़ा से बने हुए चमड़ा के सामान का निर्माण करता है, मोची चमड़ा से बने सामान का निर्माण करता है, तो दर्जी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि दर्जी जो है यह बजाज दर्जी का कार्य करता है। कपड़ा बेचने वाले को हम बजाज कहते हैं। कमीज सीने का काम दर्जी करता है, धागा का भी इस्तेमाल करता है। लेकिन चूंकि चमड़ा से बनी वस्तु को मोची बनाता है, तो मोची चमड़ा से संबंधित है, तो दर्जी कपड़ा से संबंधित हो जाएगा। यानी दर्जी का कार्य क्या हो जाएगा कि वो कपड़े को सिलने का कार्य करता है। दोस्तों एक एक प्रश्नों को हम इस प्रकार से आपको समझाएंगे कि अगर रीजनिंग से इन टॉपिक्स से अगर प्रश्न आए तो आपसे नहीं छूटे, और एक एक करके हम सभी टॉपिक्स पर रीजनिंग के वीडियो आपको मौजूद कराते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप को वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि पोशाक जैसे दर्जी से संबंधित है उसी प्रकार बढ़ई से संबंधित क्या होगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा शब्द आएगा। तो चूंकि पोशाक को सिलने का काम दर्जी करता है,
तो यहाँ पर बढ़ई है, और बढ़ई का कार्य क्या होता है, तो बढ़ई का कार्य होता है ये फर्नीचर बनाना, लकड़ी से फर्नीचर का निर्माण करना बढ़ई का काम होता है। इसलिए यहाँ पर जो है पोशाक दर्जी से संबंधित है, सिला हुआ कपड़ा पोशाक कहलाता है। उसी प्रकार लकड़ी से बना हुआ जो सामान है पलंग कुर्सी वो फर्नीचर कहलाएगा। तो यहाँ पर लकड़ी ना होकर के फर्नीचर होगा, क्योंकि अगर कपड़ा दर्जी से संबंधित होता तो लकड़ी बढ़ई से संबंधित होता, लेकिन चूंकि कपड़ा का सिला हुआ रूप पोशाक दर्जी से संबंधित है, इसीलिए लकड़ी से बनी हुई वस्तु फर्नीचर जो है वो बढ़ई से संबंधित होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित शब्दों में हमको क्या करना है कि एक विषम शब्द चुनना है। 4 हमारे पास ऑप्शंस है, चारों किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन चौथा जो है कोई एक 3 में से 3 संबंधित होंगे, चौथा एक विषम होगा। जैसे पत्र है, स्पीड पोस्ट है, SMS है और मनी ऑर्डर है। तो पत्र हो या स्पीड पोस्ट हो या फिर मनी ऑर्डर हो, ये तीनों का संबंध किसी न किसी रूप से डाक सेवा से है, लेकिन SMS के माध्यम से खबर भेजा जाता है। SMS जिसका पूरा नाम ही लिखा जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है यह डाक से संबंधित नहीं है, इसका संबंध किससे है, यह मोबाइल से मैसेज भेजने से संबंधित है। पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर ये तीनों डाक सेवा से संबंधित है, लेकिन MMS है, MMS यानी मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। MMS भी मोबाइल से ही भेजा जाता है, MMS मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो यह मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस जो है यह डाक से संबंधित नहीं है, इसलिए विषम शब्द के रूप में ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित शब्दों से हमें क्या करना है कि विषम शब्द को चुनना है। यहाँ भी 4 ऑप्शंस है, जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से संबंधित हैं, चौथा एक विषम है। जैसे देखिए वर्ग फीट है, वर्ग इंच है और वर्ग मीटर है। तो फीट हो या इंच हो या मीटर हो, इसमें हम लोग लंबाई को मापते हैं, क्योंकि जब वर्ग फीट, वर्ग इंच हो या वर्ग मीटर आएगा तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्रफल को नापेगा। किसी भी चीज़ के जो 2 डायमेंशनल होंगे यानी 2 विमीय आकृति का क्षेत्रफल को वो नापेगा, चाहे वो खेत हो, जगह हो या कोई भी आकृति का क्षेत्रफल नापना हो, त्रिभुज चतुर्भुज का, तो वर्ग मीटर में या वर्ग फीट में या वर्ग इंच में उसका क्षेत्रफल नापा जाएगा। लेकिन क्योंकि वर्गमूल है, तो वर्गमूल जो है वो एक मैथमेटिक्स में वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये उससे भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विषम शब्द क्या है, वर्गमूल है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि जैसे समाचार पत्र जो है वह पाठक से संबंधित है, उसी प्रकार रोटी किससे संबंधित होगा। यहाँ पर ऑप्शंस में हमें क्या प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वहाँ पे हमें कौन सा शब्द आएगा, बेकर यानी रोटी बनाने वाला आएगा, या फिर उपभोक्ता आएगा, या खरीदार आएगा, या फिर गेहूं आएगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि गेहूं की रोटी तैयार की जाती है, खरीदार रोटी को खरीदता है, लेकिन उपभोक्ता जो होगा वो डायरेक्ट रोटी की सेवन करेगा। खरीदार रोटी खरीद करके वो किसी को दान भी कर सकता है, स्वयं भी सेवन कर सकता है, लेकिन जो उपभोक्ता होगा वो डायरेक्ट रोटी की सेवन करेगा, चाहे वो खरीद के करे या किसी से लेके करे या जैसे भी करे। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा, बेकर रोटी बनाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, समाचार पत्र को पाठक से संबंधित किया है, यानी समाचार पत्र को पढ़ने वाला यानी डायरेक्ट उसका उपभोग कर रहा है। उसी प्रकार रोटी का उपभोक्ता हो जाएगा जो डायरेक्ट उसका उपभोग करे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 7वां है, यह जो है रिलेशन से संबंधित है, रिश्ते नाते से संबंधित है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन जब आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा तो फिर इस पर आधार पर कोई भी प्रश्न आए तो हम गारंटी कहते हैं कि वो आपसे नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने क्या कहा, आगे कोट है कि वह मेरे पिता के एकमात्र बहन की पुत्री है, पिता के बहन की पुत्री है। तो यहाँ पर साइमन है, साइमन के पिता की बहन साइमन की कौन होगी, साइमन की बुआ हो जाएगी, यानी और उसके बाद उसकी बेटी क्या हो जाएगी, तो साइमन के बुआ की बेटी हो जाएगी। तो महिला का संबंध साइमन से क्या होगा,
तो महिला का संबंध साइमन से हो जाएगा कि वो बुआ की बेटी है, यानी उसकी फुफेरी बहन हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का, कि साइमन जिस महिला की ओर संकेत करके कहा है कि वह मेरे पिता के एकमात्र बहन की बेटी है, तो वह उस साइमन की फुफेरी बहन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 है कि सी माता है ए और बी की, यानी मदर है कौन, सी किसकी, ए बी की मदर है। उसके बाद है कि डी जो है वह बी का डी पति है बी का, यानी डी जो है यह बी का हस्बैंड हो गया। तो सी और डी में कौन सा संबंध है, सी और डी में कौन सा, क्योंकि सी ए और बी की माता है, ए बी दोनों बहन हो सकती है, या ए भाई और बी बहन हो सकता है। चूंकि डी तो बी का पति है, तो यह 100% है कि बी जो है वो एक लड़की है। अब डी चूंकि बी का पति है, तो यहाँ पर सी और डी में, तो चूंकि बी की माँ सी है, तो डी के लिए कौन हो जाएगा, तो डी के लिए वह माँ, उसकी माँ, लड़की की माँ सास हो जाएगी। यानी 8वां का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सी और डी के बीच जो संबंध है वो सास और दामाद का संबंध है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए की माँ की बहन के पुत्र की बहन ए की कौन होगी। ध्यान से देखिएगा, सवाल कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए बनाने में इंटरेस्ट आता है और सवाल का आंसर उसी में छुपा होता है। जब हम उस सवाल को 2-3 बार पढ़ते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। रीजनिंग एबिलिटी यही बताता है कि हम किस हिसाब से उसका तर्क कर पा रहे हैं, और जब ये तर्क करना आ जाएगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने में 30 सेकेंड से ज़्यादा का समय व्यतीत नहीं होगा। क्या कर रहा है कि ए की माँ की बहन की पुत्र की बहन, ए के माँ, इसकी बहन, ए की माँ हो गई मदर मान लीजिए एम, बहन हो गई उसकी बी जो कि मौसी लगेगी। अब बहन के पुत्र, तो बहन के पुत्र क्या हो गया, बहन का पुत्र तो भाई हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा, बहन का पुत्र मौसेरा भाई। तो ए के माँ के बहन के पुत्र की बहन, तो पुत्र की जो बहन है तो वो हो जाएगी मौसेरी बहन। तो ए की कौन लगेगी, तो ए की मौसेरी बहन लगेगी। सवाल में ही आंसर छुपा है कि ए के माँ की बहन मौसी, मौसी का पुत्र मौसेरा भाई, और फिर मौसी के पुत्र का बहन जो है मौसेरी बहन हो जाएगी। यानी 9वां का डी आंसर हो जाएगा। जब हम प्रश्न को सीरियली समझते हुए पढ़ेंगे वहीं से हमको आंसर इसमें मिल जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैसे विषाणु चेचक से संबंधित है तो जीवाणु किससे है। यानी चेचक का रोग जो है वो विषाणु से फैलता है, तो उसी प्रकार जीवाणु से कौन सा रोग फैलता है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आ जाएगा। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से, वायरस चेचक जो है वो ये वायरस से फैलता है, बैक्टीरिया से जो है वो मलेरिया फैलेगा। यानी 10वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो तो आज कौन सा दिन है। देखिए ध्यान से समझिए सवाल को। क्या कह रहा है कि यदि विगत परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, तो आज कौन सा दिन है। आज मान लीजिए दिन है एक्स। अब विगत परसों यानी कल, फिर परसों, और उससे एक दिन पहले, उससे भी परसों से एक दिन पहले तरसों मान लीजिए। तो कल, परसों से एक दिन पहले, तरसों का दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन है। तो शनिवार के 3 दिन बाद कौन होगा, शनिवार के एक दिन बाद होगा रविवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। तो बुधवार हो गया शनिवार के 3 दिन बाद वाला दिन, तो बुधवार है। तो इस हिसाब से आज का दिन क्या हो जाएगा, तो आज का दिन जो हो जाएगा, अगर इस पर हिसाब से देखा जाए 11वां का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चूँकि शुक्रवार हो जाएगा। तो शनिवार के 3 दिन के बाद का दिन हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार। और अगर इसको पीछे के हिसाब से खसकाए तो मंगलवार से पीछे क्या जाएगा, तो अगर आज के हिसाब से पीछे से खसकाए तो शुक्रवार के पीछे जाएगा गुरुवार, गुरुवार के पीछे बुधवार, और बुधवार के पीछे फिर जो है मंगलवार। क्योंकि परसों से एक दिन पहले है, तो आज अगर शुक्रवार है तो कल था गुरुवार और परसों था बुधवार और उससे पहले मंगलवार था, तो उस हिसाब से आज शुक्रवार का दिन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा। परसों क्या था, शुक्रवार था, परसों शुक्रवार था तो शनिवार, आज कौन सा दिन है, रविवार। परसों शुक्रवार था तो आज हो गया रविवार,
अब आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो आज रविवार है तो कल सोमवार और उसके परसों मंगलवार। अब मंगलवार के बाद फिर हमको 3 दिन जोड़ना है, तो मंगलवार के बाद 3 दिन कौन कौन जोड़ेगा? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो फिर वो दिन भी क्या होगा? शुक्रवार होगा। परसों शुक्रवार था, आज हो गया रविवार, और सवाल आगे क्या कर रहा है कि आगामी परसों के बाद तीसरा दिन, तो आज रविवार है तो आगामी परसों क्या होगा? सोमवार और मंगलवार हो जाएगा परसों का दिन, और उसके बाद फिर 3 दिन जोड़ना है, तो मंगल के बाद 3 दिन जोड़िए और बुध, गुरु, शुक्रवार, यानी करेक्ट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के 3 दिन बाद भी शुक्रवार ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 कौन सा दिन होगा? याद रखिए कि जब भी साल में दिन बदलते हैं तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में जो दिन होते हैं वो 366 दिन होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष अगर 1 जनवरी रविवार को है और वह साल लीप ईयर नहीं है तो अगले साल की जो जनवरी होगी वो सोमवार को होगी, यानी एक दिन आगे बढ़ जाएगा। तो 15 सितंबर चूँकि 2000 है और उसके बाद जो है 15 सितंबर 2001 की बात हो रही है, तो 2001 जो है वो लीप ईयर है नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा कि एक दिन बढ़ जाएगा। और सेम तारीख पूछा जा रहा है, 15 सितंबर यहाँ भी है, 15 सितंबर यहाँ भी है और 2001 लीप ईयर नहीं है, तो ये शुक्रवार था तो अगला दिन जो है वो शनिवार होगा। तो 13वां का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि 15 सितंबर 2000 शुक्रवार है तो 15 सितंबर 2001 शनिवार का दिन होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि एक खास कोड में रेल को लिखा गया है 5796। याद रखिएगा, रेल के लिए क्या लिखा गया है? 5796, और टेप के लिए क्या लिखा गया है? TAPE के लिए लिखा गया है 3748। तो हमको उसी कोड में पेयर का लिखना है, तो खोजिए ध्यान से क्या आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करके हमें उत्तर पहले बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर की जगह पे 5 है, आर की जगह पे 5 है, ए की जगह पर 7 है, आई की जगह पर 9 है और एल की जगह पे 6 है। उसी प्रकार टी की जगह 3 है, ए की जगह पुनः 7 है, पी की जगह 4 है और ई की जगह 8 है। तो हमें खोज लेना है पी है, पी की जगह पे क्या है? 4, तो पी की जगह पे 4 आ जाएगा। उसके बाद ए है, ए की जगह पे देखिए दोनों में ऑप्शन में 7 है तो ए की वैल्यू 7 हो गई। आई की वैल्यू 9 है तो आई की वैल्यू क्या हो गई? आई की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 9। उसके बाद जो है फिर क्या है? ई है, आर है और आर की वैल्यू 5 है तो 5 हो जाएगी, यानी 7495। 7495 के हिसाब से क्या आ गया? 14वां का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया कि 7495 जो है यह सही उत्तर होगा। इस कोड को अगर हम लोग डिकोड किए हैं तो उससे हमें यह जानकारी मिल गई है। क्योंकि हम पहले कहें दोस्तों कि प्रश्न का जो उत्तर है वो उसी में छिपा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पूरी तैयारी यहाँ से हम जरूर कराएंगे और हर एक सेट मौजूद हो जाएगा। इस रीजनिंग जिस टॉपिक से प्रश्न बनेगा वो सारे टॉपिक्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे ताकि कोई भी प्रश्न आए तो परीक्षा में छूटे नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रत्येक शब्द में से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर U2B से हमें अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। प्रत्येक शब्द का एक बार प्रयोग करना है और उससे हमको क्या बनाना है? ये शब्द बनाना है, एक ही बार प्रयोग करना है। तो जैसे अगर UTB का प्रयोग करें एक बार तो बट बना, और एक बार और प्रयोग करें तो हम लोग टब बना। अब दोबारा तो चूंकि प्रयोग करना नहीं है तो यानी UTB को मिला करके हम लोग का UTB का मिला करके हम लोग को 2 प्रमुख शब्द का हम निर्माण कर सकते हैं जो अर्थपूर्ण हो, एक बट लेकिन और एक टब जो कि टब डब्बा है। तो ये 2 अर्थपूर्ण शब्द हुआ, यानी 15वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि UTB का इस्तेमाल करके हम एक बार इस्तेमाल करके हम 2 प्रमुख अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित शब्दों में से फिर हमको विषम शब्द चुनना है। यहाँ पर है मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। बिना कंफ्यूज हुए आप एक शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर अगर आप चुन पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए सबसे पहले कौन शब्द को आप चुन रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मोती। अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि मोती क्यों होगा जबकि हीरा, कोयला, ग्रेफाइट जो है यह एक जैसे नहीं है। तो यह एक जैसे हैं, कहीं ना कहीं यह तीनों संबंधित है। क्यों संबंधित है? क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट
ये कार्बन के अपरूप हैं, ये विज्ञान से संबंधित देखिए, और कोयला भी कार्बन से ही निर्मित है। तो यानी इस तीनों में मुख्य रूप से कार्बन का अंश है। और मोती जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी मोती में जो है वो कैल्शियम अलग ये है, और हीरा, कोयला, ग्रेफाइट ये तीनों मुख्य रूप से समझिए तो कार्बन के अपरूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मोती इससे भिन्न शब्द हो जाएगा। तो तर्क शक्ति हमें इस प्रकार से मजबूत रखना है कि वो कहीं से भी प्रश्न आए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्मों के सदृश संबंध को नहीं दर्शाता है। जैसे मनोविज्ञान का संबंध मन से है, शरीर रचना विज्ञान का संबंध शरीर से है, ये भी सही है। उसी प्रकार जो है दर्शन का संबंध भाषा से, और पुरातत्व विज्ञान का संबंध पुरावशेष से। तो ये मनोविज्ञान का संबंध तो मन से है, यानी साइकोलॉजी का संबंध जो है मन से है। शारीरिक रचना विज्ञान का संबंध शरीर से है। पुरातत्व विज्ञान का संबंध पुरावशेष से है। लेकिन किसी भी फिलॉसफी का संबंध भाषा से है ऐसा जरूरी नहीं है। दर्शन का संबंध भाषा के अतिरिक्त भी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि सिर्फ भाषा से उसका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि यह सदृश संबंध को नहीं दर्शा रहा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18 है कि यदि किसी माह के 10वीं तिथि रविवार के दिन पहले पड़ती हो, रविवार के 3 दिन पहले पड़ती हो, किसी माह की जो 10 तारीख है वो रविवार से 3 दिन पहले है, तो दूसरे माह की किस दिन पड़ेगी? तो दूसरी तिथि किस दिन पड़ेगी? इस सवाल को समझिए। सवाल है कि किसी माह की 10वीं तिथि जो है वो रविवार से 3 दिन पहले है, तो 10 तारीख जो है वो रविवार से 3 दिन पहले कौन दिन हो जाएगा? रविवार से 1 दिन पहले हो गया शनिवार, शुक्रवार, और क्या हो गया? गुरुवार। तो यानी कि थर्सडे है। 10 तारीख कौन सा है? थर्सडे है। तो हमको पुराना कौन दिन है? 2 तारीख। तो 2 तारीख पुराना है, तो यानी 10 में से हम क्या करेंगे? 7 दिन माइनस कर लेंगे। तो 7 दिन माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 तारीख। तो 3 तारीख को कौन दिन था? 3 तारीख को थर्सडे था, क्योंकि हर 7 दिन पर सेम डे रिपीट होता है। तो 3 तारीख को थर्सडे था, तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा? 2 तारीख को वेडनेसडे हो जाएगा, यानी बुधवार हो जाएगा। तो इस प्रकार 18वां का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। सवाल में ही आंसर छुपा है, हम बार बार कह रहे हैं। कह रहा है कि 10वीं तिथि जो है वो 10 तारीख का दिन रविवार से 3 दिन पहले है। रविवार से 3 दिन पहले अगर आप दिन जोड़िएगा तो शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार, यानी थर्सडे है 10 तारीख। तो फिर उसको हमको 2 तारीख को कौन दिन था? तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा? 7 घटा लीजिए तो 3, तो 3 को थर्सडे था, तो 2 को बुध हो जाएगा, यानी वेडनेसडे हो जाएगा। तो इस प्रकार सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यदि आज बुधवार है, मान लीजिए कि आज बुधवार 1 तारीख है, तो रविवार, तो बुधवार के बाद जोड़िए रविवार कितना तारीख हो रहा है? आज अगर हम मानते हैं कि बुधवार है और बुधवार को 1 तारीख है, तो रविवार जो है वो संडे का दिन, संडे को कितना तारीख हो जाएगा? संडे को हो जाएगा 4 तारीख। उसके बाद जो है 25 दिन के बाद हमको दिन जोड़ना है, तो 7 का रिपीट ले लीजिए। 4 अगर संडे है तो फिर 7 4 11 भी संडे होगा, फिर 11 के बाद 7 18 भी संडे होगा, और 18 के बाद जो है 7 25 भी ये संडे हो जाएगा। तो ये 7 3 दिन हुआ, तो 21 दिन पूरा। तो 21वां दिन इतवार होगा, तो 22वां दिन सोमवार, 23वां दिन मंगल, 24वां दिन बुध, और 25वां दिन बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आज अगर बुधवार है तो रविवार के 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। कैसे जोड़े हैं? आज बुधवार मान लीजिए 1 तारीख है, तो रविवार 4था तारीख हो गया। 7 दिन, यानी 11 को रविवार होगा, 18 को रविवार होगा, 25 को रविवार होगा। तो इसमें दिन कितना निकल गया हमारा? दिन निकल गया हमारा इसमें 21 दिन। तो 22वां हो गया रविवार के बाद, फिर कौन सा दिन? सोमवार, 23वां मंगलवार, 24वां बुधवार, और 25वां दिन पूछ रहा है जो कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है 20वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से फिर हमको एक विषम शब्द को चुनना है। तो यहाँ पर विषम शब्द कौन होगा? कुरुक्षेत्र है, सारनाथ है, पानीपत है, हल्दी घाटी है। ये तीनों ऐतिहासिक स्थल है, चारों ऐतिहासिक स्थल है। इसमें से 3 किसी न किसी रूप से संबंधित है और चौथा संबंधित नहीं है। क्यों? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अगर देखिएगा तो कुरुक्षेत्र, पानीपत और हल्दी घाटी, यहाँ तीनों जगह पर राजाओं ने अलग अलग समय में
लड़ाइयाँ लड़ी है, यानी यहाँ पर युद्ध हुए हैं, लेकिन सारनाथ में कोई युद्ध नहीं हुआ है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक उपदेश दिया है, जिसको प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल तो है लेकिन युद्ध क्षेत्र नहीं है। बाकी हरियाणा में कुरुक्षेत्र हो, चाहे पानीपत हो, या फिर यह हल्दी घाटी हो, ये सभी जो है यह ऐतिहासिक ऐसे स्थल है जहाँ पर युद्ध लड़े गए हैं। दोस्तों 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर किए हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और रीजनिंग से संबंधित कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है इस 20 प्रश्न में तो आप कमेंट करके बताइए, और अगले सेट का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।